हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूसीएल। आज 18 दिसंबर है, दिन शुक्रवार है। तो आज की हमारी सबसे पहली न्यूज़ है, किसानों के हक पर डाका डालने वाले कर रहे हैं कानूनों का विरोध। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष को निशाने पर रखते हुए कड़े तेवर दिखाए। कहा कि किसानों के हक पर डाका डालने वाले कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, बार बार झूठ बोल रहे हैं, परंतु किसी को अव्यवस्था नहीं फैलाने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून से किसानों को और बड़ा बाजार मिलेगा, वे अपनी उपज कहीं भी बेच सकते हैं। ग्लोबल ब्रांड बनेगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट विश्व के बेहतरीन हवाई अड्डों में से एक होगा। प्रदेश सरकार इसे विश्व स्तरीय बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। योगी ने कहा कि यह एयरपोर्ट भारत का गौरव बनेगा और हम इसे ग्लोबल ब्रांड के रूप में विश्व पटल पर प्रस्तुत करेंगे। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोगो, नाम और डिजाइन को हरी झंडी दे दी है। नए हवाई अड्डे का नाम नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर तय किया गया है। इसके लोगों में राज्य पक्षी सारस का अक्स है। 4 फेज में बनने वाले इस एयरपोर्ट की क्षमता शुरुआती क्षमता 120 लाख यात्री प्रति वर्ष होगी, जिसे अलग अलग फेज में विस्तार देते हुए वर्ष 2050 तक 7 करोड़ यात्री प्रति वर्ष तक किया जाएगा। शुरुआत में यहां 2 रनवे होंगे, जिसे 5 रनवे तक किया जाएगा। यह एयरपोर्ट यात्री सुविधाओं के लिहाज से विश्व स्तरीय होगा। एयरपोर्ट की डिजाइन लंदन, मॉस्को और मिलान के विश्व प्रसिद्ध एयरपोर्ट की तर्ज पर तैयार की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को जेवर एयरपोर्ट से जुड़ा एक प्रस्तुतिकरण भी देखा। हमारी अगली न्यूज़ है, आईपीएस अरविंद सेन की संपत्ति होंगी कुर्क। पशुपालन विभाग में टेंडर दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने के आरोपितों की मदद करने वाले आईपीएस अफसर अरविंद सेन की संपत्ति पुलिस कुर्क करने की तैयारी में है। पुलिस ने अरविंद सेन और एक अन्य आरोपित अमित मिश्रा की संपत्ति कुर्क करने के लिए न्यायालय में अर्जी दी है। हमारी अगली न्यूज़ है, अब बाजार में आएगा गाय के गोबर से बना वैदिक पेंट। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एमएसएमई मंत्रालय के अधीन काम करने वाला खादी ग्रामोद्योग केवीआईसी अगले महीने गाय के गोबर से तैयार पेंट लॉन्च करने जा रहा है। इस पेंट के निर्माण में 30% तक गाय के गोबर का इस्तेमाल किया गया है। खादी ग्रामोद्योग के जयपुर स्थित कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट के एनएचपीआई ने इस पेंट को विकसित किया है। अच्छा, इसके क्या फायदे होंगे? गाय के गोबर का इस्तेमाल, गाय के गोबर से बने पेंट से किसानों की आय बढ़ेगी। वैदिक पेंट के निर्माण से नए रोजगार के सृजन के साथ किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। केवीआईसी के मुताबिक एक दिन में 500 लीटर पेंट बनाने में 10 लोगों की जरूरत होती है। वहीं 500 लीटर पेंट बनाने में 150 किलोग्राम गोबर लगेगा। इस प्रकार अगर कोई यूनिट रोजाना 500 लीटर पेंट बनाती है और साल भर में 300 दिन काम करती है, तो उसे 45,000 किलोग्राम गोबर की जरूरत होगी। इससे गाय रखने वाले किसानों को अतिरिक्त कमाई हो सकेगी। केवीआईसी के मुताबिक गाय के गोबर में दीवार को गर्मी में ठंडा और जाड़े में गर्म रखने की क्षमता होती है। ढक देना।
हमारी अगली न्यूज है, गडकरी ने कहा स्टील कंपनियों गडकरी ने कहा स्टील कंपनियों की मुनाफाखोरी से महंगे हो रहे प्रोजेक्ट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गडकरी है ये, सॉरी नितिन गडकरी ने स्टील कंपनी को मुनाफाखोरी को लेकर चेताया है। उन्होंने कहा कि कीमतें ज्यादा बढ़ने के कारण परियोजनाओं को आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा है। पिछले 6 महीने में स्टील की कीमतों में 55% की बढ़ोतरी को लेकर गडकरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है। सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं एमएसएमई मंत्री ने कहा कि अगर स्टील कंपनियां मुनाफाखोरी की इस आदत को नहीं छोड़ेगी तो सरकार को नीतियों में बदलाव करने और परियोजनाओं में अन्य टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल जैसे कदम उठाने पड़ेंगे। पेट्रोल व डीजल पर उत्पाद शुल्क घटा सकता है केंद्र। अगली न्यूज है हमारी, वाराणसी को चावल निर्यात का केंद्र बनाने की कवायद। कृषि और प्रसंस्करित खाद्य उत्पाद निर्यात कृषि और प्रसंस्करित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा भारत के प्रमुख निर्यातकों के साथ मिलकर वाराणसी को गैर बासमती चावल निर्यात का प्रमुख केंद्र बनाने की कवायद में जुट गया है। वाराणसी केंद्र में 520 टन चावल कतर भेजा जाएगा। एपीडा ने कहा कि वाराणसी से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित चंदौली धान का कटोरा के रूप में प्रसिद्ध है। गंगा के मैदानी इलाकों की उपजाऊ भूमि के कारण यहाँ गैर बासमती चावल का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। इन इलाकों के गैर बासमती चावल के निर्यात के लिए वाराणसी को केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सकता है। राज्य सरकार के सहयोग से चावल के उत्पादन क्षेत्र की पहचान करने तथा अन्य हितधारकों को मजबूती प्रदान करने को एक मंच भी तैयार किया जाएगा। पूर्व सांसद सत्यदेव सिंह का निधन, योगी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। भारतीय जनता पार्टी के गोंडा व बलरामपुर के पूर्व सांसद सत्यदेव सिंह का हृदय रुकने से मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव में निधन हो गया है। उनके निधन से शोक की लहर दौड़ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके सत्यदेव सिंह को श्रद्धांजलि दी है। हमारी अगली न्यूज है, पीसीआई का निलंबन हटा। खेल मंत्रालय ने भारतीय पैरालंपिक कमेटी पीसीआई का निलंबन हटा दिया है। 1 वर्ष से ज्यादा समय से पीसीआई निलंबित थी। रियो पैरालंपिक पदक विजेता व पीसीआई अध्यक्ष दीपा मलिक ने निलंबित वापस होने पर खुशी जाहिर की है। राजीव शुक्ला बीसीसीआई के नए उपाध्यक्ष होंगे। 6 साल उपाध्यक्ष व कई वर्षों तक आईपीएल चेयरमैन रहे दिग्गज कांग्रेसी नेता राजीव शुक्ला फिर से बीसीसीआई के उपाध्यक्ष बनेंगे। उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ यूपीसीए के पूर्व सचिव शुक्ला के गुरुवार को मुंबई में बोर्ड के मुख्यालय जाकर नामांकन भरा। गुरुवार को नामांकन की अंतिम तिथि थी और इस पद पर उनके अलावा किसी ने नामांकन नहीं कराया है। इससे उनका उपाध्यक्ष बनना
तय है। 24 दिसंबर को अहमदाबाद में बीसीसीआई की वार्षिक आम सभा एजीएम में इसकी आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। हजारों परिवारों का सहारा बनी शिकारा एम्बुलेंस। कश्मीर के प्रसिद्ध डल झील के बीच अनेक टापू हैं, जहां करीब 9,000 परिवार रहते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता चुनौतीपूर्ण है, खासकर कोरोना काल में। ऐसे में शिकारा एम्बुलेंस इनके लिए बड़ी राहत लेकर आई है। डल झील के कारपोरा इलाके में रहने वाले 50 वर्षीय तारिक अहमद पतलू ने लोगों का दर्द समझा और जम्मू कश्मीर की यह पहली शिकारा एम्बुलेंस बना डाली। उन्होंने दैनिक जागरण को बताया कि कोरोना ने मेरी जिंदगी का मकसद ही बदल दिया। जुलाई में मैं कोरोना की चपेट में आ गया था। मुझे अस्पताल तक पहुंचने के लिए कोई भी मदद को आगे नहीं आ रहा था। रिश्तेदारों, जान पहचान के लोग भी पास आने से डर रहे थे या खुद भी बीमार थे। बकौल तारिक किसी तरह मेरा एक दोस्त तैयार हुआ। वह शिकारा लेकर आया और मुझे किनारे ले जाकर शहर के अस्पताल में पहुंचाया। डॉक्टरों ने मुझे दवाई देकर होम क्वारंटाइन की सलाह दी। दवा लेकर किसी तरह मैं वापस डल झील के घाट नंबर 9 पर पहुंचा। वहां से मुझे मेरे घर तक ले जाने के लिए कोई भी शिकारा वाला तैयार नहीं हुआ। फिर दोस्त के लौटने का इंतजार किया। वह बताते हैं कि मैं घर तो पहुंच गया, लेकिन किसी की मदद के लिए आगे न आने की बात मेरे दिल में कांटे की तरह चुभ गई थी। होम क्वारंटाइन के दौरान मैं अपने कमरे में बैठकर अक्सर सोचा करता था कि जो मेरे साथ हुआ वही दूसरों के साथ होता है। यह नहीं होना चाहिए। कहते हैं डल में रहने वाले अन्य लोगों को और यहाँ घूमने वाले देश विदेश के मेहमानों को अगर मेडिकल इमरजेंसी में मदद की जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा, क्योंकि प्रशासन से बार बार मदद मांगकर हम थक चुके हैं। यह सब सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे खुद ही कुछ करना होगा। इस तरह मेरे दिमाग में शिकारा एम्बुलेंस बनाने का आइडिया आया। ठीक होने के बाद तारिक ने संबंधित कमेटी को अपना आइडिया बताया और उन्हें राजी किया। फिर एक शिकारा का इंतजाम कर उसे सफेद और लाल रंग की एम्बुलेंस में तब्दील करना शुरू कर दिया। इस पर आने वाला सारा खर्च खुद ही उठाया। मेडिकल साजो सामान जुटाने के लिए एक गैर सरकारी संगठन से मदद भी ली। 1 महीने के भीतर शिकारा एम्बुलेंस तैयार हो गई। वह बताते हैं इसमें एक साथ 2 मरीजों को लेटाने और शुरुआती उपचार देने का इंतजाम है। एम्बुलेंस का एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है। बहुत सही। हमारी अगली न्यूज है, श्रीहरिकोटा से किया गया GSLV मार्क 3 का प्रक्षेपण। 2014 में आज ही के दिन आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से स्वदेश निर्मित सबसे भारी रॉकेट GSLV MK3 को लॉन्च किया गया। लगभग 640 टन वजन और 42 मीटर ऊंचाई वाले इस रॉकेट के निर्माण में करीब 160 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। हमारी अगली न्यूज है, आज ही के दिन 18 दिसंबर 1960 में नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय भवन का उद्घाटन तत्कालीन उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया। नए भवन की नींव 12 मई 1955 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। इससे पहले संग्रहालय का संचालन राष्ट्रपति भवन में होता था। हमारी अगली न्यूज है, भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर, समर्थ लोक कलाकार व रंगकर्मी भिखारी ठाकुर का जन्म आज ही के दिन 1887 मतलब 18 दिसंबर 1887 में बिहार के सारण स्थित कुतुबपुर दियारा गांव में हुआ। राहुल सांकृत्यायन ने उन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा तो जगदीश चंद्र माथुर ने भरत मुनि की परंपरा का कलाकार। बेटी बेचवा, गबर घिचोर, बेटी वियोग आदि भोजपुरी नाटकों के जरिए उन्होंने कुरीतियों पर प्रहार किया। उनके गीत व भजन काफी लोकप्रिय हुए। कुल 29 पुस्तकें लिखी।
विदेशिया नाटक पर बनी फिल्म हिट रही, पद्मश्री से नवाजे गए। 10 जुलाई 1971 को निधन हो गया। आज के लिए बस इतना ही। हमारे इस चैनल क्यूसीआर को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सुनने के लिए धन्यवाद।